Good morning, everyone. Today I am going to teach you components of food, chapter number 2. So, the topics to be covered: variety of food in India, about nutrients, which are carbohydrates, fats, proteins, and vitamins and minerals. Then water and roughage, balanced diet, then test for starch, test for sugar, test for fats, and test for proteins. So the regional variety of food in India. That means according to regions, there are many variety of food in India. So India is a vast country with varying physical features. अब इंडिया बहुत ही वास्ट यानी कि बहुत फैली हुई कंट्री है, ठीक है, विद वेरिंग फिजिकल फीचर्स। जो जगह जगह उसको देखने में जो फिजिकल फीचर्स हैं वो भी डिफरेंट हैं। अगर आप साउथ का एरिया देखोगे तो वो अलग दिखेगा, नॉर्दर्न प्लेस देखोगे वो अलग दिखेंगे, ठीक है। देन इंडिया हैज माउंटेनियस रीजन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड कोस्टल एरिया। अब इंडिया में क्या है, सारी जो एक तरीके से अर्थ है वो सेम नहीं है। कुछ जगह पर माउंटेन रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पर पहाड़ी इलाका है। प्लेन्स मतलब जो बिल्कुल ही एक तरीके से लैंड जहाँ पर बिल्कुल प्लेन है। प्लेट्यूज क्या होते हैं, जो नीचे से टेबल टॉप भी बोलते हैं ना, नीचे से थोड़े उठे होते हैं, देन ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होते हैं। देन कोस्टल एरियाज, ठीक है, जितने जो भी आगे समुद्र वगैरह के आसपास जितने भी सीज के आसपास जितने भी एरिया होता है, दैट इज कोस्टल एरिया। देन थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट प्लांट्स आर ग्रोन इन दीज एरियाज। अब अलग अलग टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं अलग अलग एरिया पे, ठीक है। अब उनकी कुछ कंडीशंस होती है, वेदर क्लाइमेट देखते हैं वो, ठीक है। हर प्लांट को कुछ नीड्स की जरूरत होती है, जो जहां पर उनको फुलफिल होती है वो वहीं पर ग्रो कर जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अब प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीच, प्लम ग्रो इन द हिली रीजन्स, ठीक है। अब जितने भी अगर आप एप्पल देखोगे सबसे ज्यादा कश्मीर में पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक हिली रीजन है, ठीक है, ठंडी जगह है। अब पीच, प्लम ये सारे आपको हिली रीजन में देखने को मिलेंगे, ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। जबकि अगर आप कोकोनट देखें, ट्रीज ग्रो इन कोस्टल रीजन ऑफ साउथ इंडिया। जबकि जो कोकोनट होते हैं वो कहाँ पर ग्रो करते हैं? साउथ इंडिया में, केरल की तरफ, ठीक है, नीचे साइड बिल्कुल, वहां पर कोस्टल रीजन में ग्रो करते हैं। देन सिमिलरली नॉर्दर्न प्लेन्स आर रिच इन फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप नॉर्दर्न प्लेन देखो, ठीक है, जहां पर हम लोग रहते हैं, इंडिया इज इन नॉर्थन प्लेन में आता है, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज प्रोड्यूस किया जाता है और वेजिटेबल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर वैसे भी कहाँ पर है? इंडिया में है। देन ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इतने डिफरेंसेस, ठीक है, कि कहीं कोई अलग फूड है, कहीं अलग फूड है, प्लांट्स भी अलग अलग टाइप के ग्रो कर रहे हैं अलग अलग जगह। तो ड्यू टू दिस डाइवर्सिटी, जो इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, चेंजेस हैं, देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स इन आवर कंट्री विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो यहाँ पर क्या है, फूड आइटम्स भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो नॉर्थ में मोस्टली लोग क्या खाते हैं? चपाती, परांठा, ठीक है, खीर वगैरह खाते हैं। अगर आप साउथ में देखोगे तो लोग क्या खाते हैं? मोस्टली उपमा, डोसा, इडली। ईस्ट में अगर देखो तो मोस्टली लोग राइस वगैरह खाते हैं। पंजाब में देखोगे तो मक्के की रोटी, सब्जी, छोले, है ना। अगर आप गुजरात में देख लो, ढोकला, ठीक है, इस टाइप का खाते हैं। एंड उड़ीसा में देखो क्या खाते हैं वो लोग? राइस, फिश वगैरह मोस्टली खाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रीजन्स वेराइटी ऑफ फूड भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है उन्हें बनाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है। सो नाउ व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? अब अलग अलग टाइप्स के, इतने टाइप्स के फूड आइटम्स हैं, क्या सब में सेम टाइप का कुछ ना कुछ उसमें है? जो भी है, ठीक है, जिस भी चीज से वो मिली है, ठीक है। तो आंसर इज नो। The food we eat contains some essential substances needed by our body and these are called nutrients. अब जो हम खाना खाते हैं ना, उसमें कुछ स्पेशल essential substances होते हैं। essential का मतलब है जरूरी, वो हमारी बॉडी को उनकी जरूरत है, ठीक है, दैट्स वाई वो फूड में प्रेजेंट है। अब उन substances को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हमें पता है दैट द फूड वी कंज्यूम प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी, ठीक है। अब जो हम फूड खाते हैं वो हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इनेबल्स इज टू ग्रो, रिपेयर एंड मेंटेन इटसेल्फ। वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, हमें मेंटेन करके रखते हैं। जो लोग फूड नहीं खाते वो कैसे हो जाते हैं?
बहुत ही उनकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, पतले पतले रह जाते हैं, तो दैट मीन्स फूड हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है जो हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। So there are about 40 essential nutrients of which, यहाँ एटलीस्ट कम से कम 40 essential nutrients होते हैं जो जरूरी हैं, बट उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे हैं, बट उसमें से हमारे को सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट किन न्यूट्रिएंट्स की है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, proteins, vitamins and minerals. In addition to these, dietary fibers and water are also essential for maintaining the life processes in human beings. अब हमें ये 5 न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए, अब इनके साथ में डाइटरी फाइबर्स जिसे हम रफेज भी बोलते हैं एंड वाटर आर ऑल्सो एसेंशियल, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनके अपने अलग कुछ फंक्शंस हैं, ये भी हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। So first one is carbohydrates, ठीक है। carbohydrates are also known as energy giving foods, हम carbohydrates को energy giving foods भी बोलते हैं। अब carbohydrates are the large group of organic compounds made up of carbon, hydrogen and oxygen। जो ये carbohydrates हैं ये मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे सस्ता सोर्स है जो हमें एनर्जी भी प्रोवाइड कर देता है, मतलब महंगा भी नहीं है और एनर्जी भी दे रहा है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे होते हैं, देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बट द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर स्टार्च एंड शुगर। अब बहुत टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट मेन 2 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। तो आपको याद रखना टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च एंड शुगर। अभी हमने देखा था द 2 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, शुगर्स एंड स्टार्च। अब हम उसके बारे में देखेंगे। देखो फर्स्ट, शुगर्स आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैविंग स्वीट टेस्ट। आपको सबसे पहले एक सिंपल डिफरेंस याद रखना है कि जो शुगर होते हैं, आप कैसे याद रखोगे, शुगर हम मोस्टली किसे बोलते हैं, चीनी को बोलते हैं। तो शुगर जो होते हैं ना, जितने भी मोस्टली क्या होते हैं, टेस्ट में स्वीट होते हैं, मीठे लगते हैं, जबकि जो स्टार्च होते हैं वो कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, ठीक है, वो स्वीट नहीं लगती। तो आपको ऐसे दोनों डिफरेंसेस अच्छे से याद रखने हैं, दैट शुगर्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड स्टार्च इज टेस्टलेस। ये बिल्कुल टेस्टलेस होते हैं, ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं होते। So the sugars are simple carbohydrates having sweet taste, ये एक sweet taste देते हैं। and the main sources of sugar in our food are glucose। अब जो हमारी डाइट होती है, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें मेन सोर्सेज क्या जो हमें शुगर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, केन शुगर जिसे हम मोस्टली शुगर चीनी बोलते हैं, देन मिल्क, फ्रूट्स हो गए सच एज बनाना, एप्पल, ग्रेप्स एटसेट्रा। आप इसमें चॉकलेट भी ले सकते हो, कैंडीज भी ले सकते हो, वो सारी चीजें, ये सारी किसके एग्जाम्पल में आएंगे, शुगर्स के। देन स्टार्च, स्टार्च इज अ टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। अब ये क्या है, टेस्टलेस यानी कि ना ही ये कोई टेस्ट देता, ऑर्डरलेस का मतलब है ना ही इसमें से कोई स्मेल आती, ना ही इसमें से कोई सुगंध आती, ठीक है, कुछ भी नहीं आता, एंड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये पानी में नहीं घुल सकते, दैट इज इनसॉल्युबल। मेजर सोर्सेज ऑफ स्टार्च इन फूड आर, दैट इज आर व्हीट, जो गेहूं होता है, ठीक है, राइस, मेज एंड पोटैटोज, ये सारे क्या है, स्टार्च के एग्जाम्पल है। आप कभी ऐसी पोटैटो को खाकर देखो, टेस्टलेस लगेगा, ठीक है, बिल्कुल गंदा सा, स्वीट भी नहीं होता टेस्ट में, तो ये सारे क्या होते हैं, स्टार्च होते हैं। तो डिफरेंस कैसे याद रखना है, दैट शुगर्स क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, और जो स्टार्च होते हैं वो मीठे नहीं होते। देन देखो, शुगर्स एंड स्टार्च मेक मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड। हम जो खाना खाते हैं ना, तो उसमें मोस्टली या तो स्टार्च या शुगर, इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत सबसे ज्यादा होती है। मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज, अगर आप लोग ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, जैम्स, जेलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट इनमें बहुत ज्यादा होता है, और स्टार्च एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के ही टाइप है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एंड अनदर टाइप ऑफ स्टार्च, सेलुलोज। अब आपको याद रखना है स्टार्च का नाम है ये, ठीक है, सेलुलोज। ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट की सेल वॉल में। अब प्लांट की सेल वॉल क्या है, प्लांट की सेल वॉल यानी कि उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, उसमें एक स्टार्च प्रेजेंट होता है, दैट इज सेलुलोज,
याद रखना है आपको, प्लांट की सेल वॉल, ठीक है, जो उसकी सबसे बाहर की लेयर है उसमें एक स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो स्टार्च का नाम क्या है, सेल्यूलोज, एंड इट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स। हमने क्या देखा, हम स्टार्च भी खाते हैं और शुगर भी खाते हैं, बट प्लांट की सेल वॉल में एक ऐसा स्टार्च प्रेजेंट है जिसका नाम सेल्यूलोज है और उसे ह्यूमन बींग्स डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नाउ एक्टिविटी टाइम, अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे, ठीक है, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड सैंपल, कि हमने जो भी खाना हम खा रहे हैं उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, हम कैसे पता लगा सकते हैं। सो इसका प्रोसीजर क्या है, आपको क्या करना है, टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ फूड, आप कोई भी फूड सैंपल ले लीजिए जिसमें आपको पता लगाना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं, देन ऐड अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, फिर हम क्या करते हैं उसमें आयोडीन सॉल्यूशन, ये मोस्टली लैब वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमें क्या करना है उसकी ड्रॉप्स क्या करना है उस फूड सैंपल पर डालनी है, ऑन दिस बॉइल्ड फूड सैंपल। सैंपल कैसा होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए। जब हम उस पर जैसे उस पर आयोडीन की सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालेंगे, फिर क्या बोल रहे हैं, इफ अ डीप ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स देन द फूड कंटेन्स स्टार्च। हमने जो भी फूड सैंपल लिया उस पर आयोडीन की ड्रॉप्स डाली, अगर वो टर्न कर जाता है ब्लू ब्लैक कलर में, दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, अगर वो नहीं करता ब्लू ब्लैक कलर में टर्न, तो दैट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। सो आपको अभी आपने फर्स्ट चैप्टर की जब एक्टिविटीज करना स्टार्ट किया था, फर्स्ट एक्टिविटी करी थी हमने उसमें, ठीक है, उसके बाद आपको भाई प्रैक्टिकल फाइल में ये एक्टिविटी नंबर 2 करनी है। Now again activity in which we test the presence of sugar in a food sample. अभी हमने स्टार्च को टेस्ट किया था, ठीक है, अब हम शुगर को टेस्ट करेंगे कि हमारे फूड में शुगर प्रेजेंट है या नहीं। इसका प्रोसीजर क्या है, जस्ट क्रश द गिवन फूड सैंपल एंड ऐड 1 or 2 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू इट। हमें जो भी जिस भी फूड सैंपल में हमें पता लगाना है कि उसमें शुगर है या नहीं, उसे हमें क्या लेना है, क्रश कर लेना है, एंड उसमें 1 और 2 मिलीलीटर उसमें पानी ऐड करना है। देन उसमें हमें क्या डालना है, 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड हीट। अब हमें उसमें ये सॉल्यूशन डालना है और उसे हमें उसको हीट करना है। देन इफ रेड ऑरेंज कलर इज ऑब्टेन, अगर हमें, ठीक है, हीट करने के बाद अगर हमारे को रेड ऑरेंज कलर मिल रहा है तो दैट मीन्स उसमें शुगर प्रेजेंट है, अगर नहीं कर रहा तो उसमें शुगर प्रेजेंट नहीं है। नाउ सेकेंड न्यूट्रिएंट फैट्स, अब हम फैट्स के बारे में देखेंगे। सो फैट्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने। सो फैट्स आर ऑल्सो, बट दे कंटेन लेसर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। बस इनमें जो ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होता है वो कम होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से। देन फैट इज मेड ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैट बने होते हैं ना, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से मिलकर बने होते हैं। अगर हम बोलेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं, फैट इज इक्वल टू, ये कुछ एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, ठीक है, सिक्रीट होते हैं, फैटी एसिड, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मोटापा आ जाता है। तो ये फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल से क्या बनता है, फैट बनता है। आगे देखो, फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है, अब हमें एनिमल से भी फैट मिलता है। अब जो बटर और घी होते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा फैट होता है, और प्लांट से भी मिलता है। अगर आप मस्टर्ड ऑयल देखो या फिर ग्राउंडनट ऑयल, इनके अंदर भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं। देन सम माइनर सोर्सेज ऑफ फैट इन अ डाइट इंक्लूड, अब जो माइनर का मतलब है कम, अगर हमारी डाइट में अगर मीट, फिश, एग्स और अगर हम नट्स खाते हैं तो उसमें फैट्स के होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, माइनर सोर्सेज होते हैं ये फैट्स के। बट अगर आप देखो, बटर, घी, मिल्क, एग यॉक, ठीक है, नट एंड कुकिंग ऑयल आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फैट इन फूड। ये हमारे फूड में बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि बटर, घी, इनका यूज ज्यादा किया जाता है, जबकि जो माइनर सोर्सेज है मीट, फिश, एग्स, इनका यूज हम कम करते हैं। देन आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। अब आपको यह याद रखना है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट जो फैट्स होते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट्स के अकॉर्डिंग कंपेयर में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और ज्यादा जल्दी प्रोवाइड करते हैं। अब दिस स्टोर्ड फैट
is used by the body for producing energy as when required. That's why fat is considered as energy bank in our body. अब जो फैट्स होते हैं इनका काम क्या है कि हमने जब इन्हें कंज्यूम किया ना तो हमारी बॉडी में ये कहीं जाके स्टोर हो जाते हैं जगह पर। अब हमने बहुत सारा काम किया, हम वर्किंग हैं, ठीक है, फिजिकल वर्क कर रहे हैं, बट हमने फूड नहीं खाया काफी टाइम से, तो अगर उस टाइम पे जब हम फूड नहीं कंज्यूम कर पा रहे तो उस टाइम पर जो ये स्टोर्ड फूड है ना, जो फैट स्टोर किया हुआ है, इससे हमें एनर्जी मिलेगी उस टाइम पर, ठीक है। तो इसीलिए हम फैट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंक बोलते हैं, कि पूरा बैंक है एनर्जी का। जिस टाइम पे हमें फूड नहीं मिल रहा है, हम नहीं खा पा रहे, तो उस टाइम पे हम इस बैंक से उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं जो पहले से स्टोर्ड है बॉडी में, ठीक है। जब ये एनर्जी भी खत्म हो जाएगी फिर हमें वीक फील होगा। Then a small quantity of fat deposit in our body provides cushion to the body organs and protects them from injury. अब आपने देखा होगा जो लोग बहुत फैटी होते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर जो कुशन का मतलब बोले गद्दा टाइप सा बन जाता है, इतने मोटे मोटे से हो जाते हैं वो लोग, ठीक है, कि अंदर के ऑर्गन्स को भी इजीली क्या करते हैं, इंजर्ड होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो फैट क्या करते हैं, कुशन लाइक प्रोवाइड कर देते हैं, तकिया टाइप सा, ठीक है, बॉडी में थोड़ी फूली सी प्लफी सी बॉडी हो जाती है। देन फैट ऑन आवर बॉडी ऑल्सो प्रिवेंट्स हीट लॉस। जो लोग मोटे ज्यादा होते हैं ना उनको गर्मी मतलब एक तरीके से सर्दी भी कम लगती है, ठीक है, उनकी बॉडी से हीट कम निकल पाती है फ्रॉम द बॉडी सरफेस। बट टू मच फैट डिपोजिशन इन द बॉडी लीड्स टू ओबेसिटी। बट ये अच्छी भी नहीं है, ज्यादा फैट होने से क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी का मतलब क्या है, मोटापा, बॉडी में मोटापा आ जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, इसमें हम जल्दी से थक जाते हैं, ठीक है, मोस्टली थोड़ा सा काम करके ही हाफने लग जाते हैं, प्लस में इसमें हार्ट एंड लीवर डिजीजेस भी हो जाती हैं। सो फैट्स हमें कम से कम अपनी डाइट में लेना चाहिए। सो नाउ दिस एक्टिविटी to test for the presence of fat in a food sample। अब हम देखेंगे जो भी हम खा रहे हैं खाना, ठीक है, उसमें फैट प्रेजेंट है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे। सो इसका प्रोसीजर क्या है, place some crust piece of the food sample on a piece of white paper and rub it। हमें क्या करना है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, उसे क्रश करके बिल्कुल उसका एक तरीके से छोटे छोटे उसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करके उसे एक वाइट पेपर पे रखना है और जस्ट उसे रब करना है, ठीक है। जैसे एक आप कोई भी पेपर ले सकते हो वाइट, ठीक है, या फिर आप बटर पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, उस पर आपको उस फूड सैंपल को क्रश करके रख देना है और फिर जस्ट हमें उसे क्या करना है, लाइट में ऑब्जर्व करना है। इफ द वाइट पेपर रन्स ट्रांसल्यूसेंट और ऑयली, अगर वो हमारे को ऑयली दिख रहा है, उस पर तेल निकल गया है थोड़ा सा, ठीक है, तो देन द फूड मटेरियल्स कंटेन्स फैट। ये तो आपने मोस्टली देखा होगा। आप क्या करना, जब हम क्या करते हैं घर पे या तो पकौड़े वगैरह कुछ भी, ठीक है, अगर तल रहे हैं तो उसको जस्ट एक न्यूज़पेपर पे निकाल के देख लो, ठीक है, किसी भी पेपर पे, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ऑयली तेल सा दिखता है, दैट मीन्स उस फूड में फैट प्रेजेंट है। नाउ प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। When the body is building new tissues, more proteins are required। जब हमारी बॉडी, ठीक है, हम उसमें बिल्ड करते हैं, जब नए नए टिश्यूज और बिल्ड हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को प्रोटीन की और ज्यादा जरूरत होती है। दैट्स वाई, इसीलिए बोलते हैं हम ग्रोइंग चिल्ड्रन, जब एक बच्चा बढ़ रहा है, जब उसकी यंग एज है, ठीक है, जिस टाइम पर वो ग्रो कर रहे हैं, तो उस टाइम पर उसके फूड में सबसे ज्यादा उसे प्रोटीन की नीड होती है। एंड प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस नीड मोर प्रोटीन। तो किन लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन को, एंड पीपल रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस, जो बीमार वगैरह पड़ गए थे और उससे अब ठीक हो रहे हैं, ठीक है, रिकवर हो रहे हैं, तो इन सारी कैटेगरी के लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है, क्योंकि इस टाइम पर प्रोटीन क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यू टिश्यूज को बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं। Then next is larger amount of proteins is required for fight against infection। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स का यूज किस लिए किया जाता है, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। किसी को कोई इन्फेक्शन वगैरह लग गया, कोई वायरस वगैरह, तो उससे लड़ने के लिए प्रोटीन्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
देन चिल्ड्रंस हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल। अब जिन बच्चों को अच्छे से प्रोटीन नहीं मिल पाता, ठीक है, तो प्रोटीन की वजह से उसकी डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण डू नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से नहीं बड़े हो पाते, ठीक है, पतले पतले रह जाते हैं, स्किनी स्किनी से बिल्कुल, ठीक है, अच्छे से उनकी बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। देन नेक्स्ट दे आर अंडर वेट एंड स्किनी। अब वही है, अंडर वेट का मतलब है जितना उसका वेट होना चाहिए, एक एज के अकॉर्डिंग जितना एक पर्सन का वेट होना चाहिए उसका अंडर वेट होता है, उससे कम होता है। स्किनी का मतलब है वो बहुत पतला रह जाता है। तो दैट मीन्स ये किसकी वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी की वजह से। नाउ एक्टिविटी। So in this activity we test for the presence of protein in a food sample। अब हम जो food consume कर रहे हैं अब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, अब ये कैसे पता लगेगा? So take a small quantity of the given food sample and crush it। जो भी आप food sample में पता लगाना चाहते हैं कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, उस food sample को लो और उसे क्रश कर देना है। देन पुट अबाउट 1 ग्राम ऑफ क्रस्ट फूड टू अ टेस्ट ट्यूब। अब हमें वो जो भी 1 ग्राम हमने जो भी क्रस्ट फूड दिया उसे एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक इट वेल। अब हम उसे उसमें एटलीस्ट 10 ड्रॉप वाटर के डाल के उसे जस्ट हिलाना है, शेक करना है। देन ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करना है, और उसके अंदर हमें फिर 10 ड्रॉप्स क्या डालनी है? कास्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करना है। देन शेक वेल द कंटेंट एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। अब जस्ट हमें उस टेस्ट ट्यूब में डालकर अच्छे से हिलाकर थोड़ी देर तक अब हमें उसे छोड़ देना है। इफ द कलर ऑफ द कंटेंट चेंजेस टू वॉयलेट, अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, देन द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इज कंफर्म। दैट मीन्स अब उस फूड सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो अब तक हमने सबसे पहले टेस्ट किया था स्टार्च का। तो स्टार्च में कैसा कलर चेंज हो जाता है? ब्लू ब्लैक, ठीक है। देन उसके बाद शुगर, शुगर में क्या कलर आना चाहिए? ऑरेंज रेड, ठीक है। फिर फैट, फैट का हमने सिंपल देखा था, जस्ट हमें क्या करना है, किसी भी पेपर पे फूड सैंपल को लेके क्रश करके रख के उसे रब करके देखना है। अगर उस पर ऑयली ऑयली कुछ भी चीज आ गई दैट मीन्स उसमें फैट प्रेजेंट है। देन हमें क्या देखना है? प्रोटीन, प्रोटीन में कैसा कलर आना चाहिए जब हम उसको टेस्ट कर रहे हैं? फाइनली वॉयलेट। तो आपको सारे कलर्स याद रखने हैं, ठीक है। किस कलर से हमें उस न्यूट्रिएंट के होने का पता चलेगा कि वो न्यूट्रिएंट्स उस फूड सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। So now vitamins. Vitamins are also known as protective foods. विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। अब आपको ये याद रखना है कि विटामिन्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जस्ट दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। ये हमारे को बीमारी ना हो, ठीक है, तो उनसे हमें क्या करते हैं? बचाते हैं। They also help to keep our teeth and bones healthy। विटामिन हमारे teeth and bones को भी healthy रखने में help करते हैं। विटामिन are of different types। अब विटामिन सिर्फ एक नहीं होता, कोई बहुत टाइप के different types of विटामिन होते हैं। Our body require vitamins A, C, D, E, K and B complex। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है बी बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, ठीक है, B6, B12 बहुत होते हैं। So these are the variety of vitamins। Then vitamin B complex is a mixture of several water soluble vitamins। अब जो B complex है ये mixture होता है बहुत सारे water soluble vitamins का। Then our body can make only 2 vitamins। अब जो हमारी बॉडी है ना सिर्फ ये 2 vitamins बना पाती है, that is vitamin D and vitamin K। So the other vitamins must be present in our food। अब जब हमारी बॉडी इन इतने सारे, ठीक है, विटामिन में से सिर्फ 2 ही बना पाती है, डी एंड के, तो बाकी विटामिन हमें से कैसे मिलेंगे? फूड से। दैट मीन्स हमें वो फूड खाना पड़ेगा जिसमें विटामिन प्रेजेंट है। नाउ विटामिन सॉल्युबल इन वाटर। अब वो सारे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं यानी कि वाटर में घुल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाइल जबकि दो सॉल्युबल इन ऑयल, और वो सारे विटामिन जो ऑयल में, ठीक है, घुल सकते हैं और या फिर फैट में घुल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम ऑयल फैट सॉल्युबल विटामिन। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से थे आपको याद रखना है, कौन कौन से थे? पहले विटामिन होता है ए, देन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब बस यही है कि बहुत सारे सेवरल, बहुत टाइप के विटामिन का ही पूरा ग्रुप है बी, ठीक है। देन कौन कौन से विटामिन होते हैं? सी, डी, ई,
एंड के। अब हमने देखा जो विटामिन है ये हमने दो कैटेगरी में डाल दिए हैं, एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक ऑयल या फैट सॉल्युबल विटामिन। तो अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इनमें से जो ये बी है और सी ये तो आ जाएंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। और विटामिन जितने भी बचे ए डी ई एंड के ये सारे कौन से हैं, दीज विटामिन आर स्टोर्ड इन द बॉडी फैट। जो हमारी बॉडी में फैट होता है, ठीक है, ये वहां पर स्टोर होते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर फैट एंड ऑयल सॉइल विटामिन। नाउ वी विल स्टडी दिस टेबल, ठीक है। आपको यहाँ सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं सारे, ठीक है, ए जी ई एंड के, और विटामिन B1 एंड ओनली विटामिन B2, ये सारे क्या हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे एंड इनके सोर्सेज। सो विटामिन ए, सबसे पहले तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोमोट्स ग्रोथ, कीप स्किन हेल्दी एंड हेल्प्स नॉर्मल नाइट विजन। ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हमारी स्किन हेल्दी रहे एंड हमारा जो नाइट विजन है, ठीक है, रात को जो हम देखते हैं हमारा नाइट विजन बिल्कुल नॉर्मल अच्छा रहे, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विटामिन ए। अब विटामिन ए के सोर्सेज क्या है, विटामिन ए हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, कैरेट्स में बहुत ज्यादा होता है, देन राइप टोमेटोज, पंपकिन, कोड लिवर ऑयल एंड लीवर, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। देन विटामिन डी, अब विटामिन डी का फंक्शन क्या है, एड्स नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। एड्स का मतलब होता है हेल्प, जो विटामिन डी है वो हेल्प कर रहे हैं हमारी नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ की, जैसे जिस तरीके से बोन्स एंड टीथ ग्रो करते हैं बिल्कुल वैसे ही ग्रो करें, तो हमारी जो डाइट है उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होना चाहिए। अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क से, फिश लिवर ऑयल से, एग यॉक, एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन डी हमें सनलाइट से भी मिलता है एंड दैट इज द नेचुरल सोर्स, ठीक है। जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है, सनलाइट। अदरवाइज बाकी विटामिन डी अगर हमें चाहिए तो हमें फूड को खाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है, अदरवाइज इसका नेचुरल सोर्स सनलाइट है। देन विटामिन ई, विटामिन ई किस चीज में हेल्प करता है, एड्स नॉर्मल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि जो रिप्रोडक्शन है, बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को बर्थ दिया जाता है उसमें इजीली वो नॉर्मल हो सके, तो उस चीज में हेल्प करता है विटामिन ई। और विटामिन ई किस किस में प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बटर में, टोमेटोज में, जर्मिनेटेड ग्राम्स में, व्हीट में एंड जमोइड, व्हीट जमोइड में, ठीक है। अब देखो विटामिन के, नेसेसरी फॉर क्लोटिंग ब्लड। अब ये जरूरी है, जैसे कि चोट वगैरह लग जाती है कहीं, ठीक है, बाउंड्स वगैरह इंजर्ड हो जाते हैं, तो जो क्लोटिंग एक तरीके से जो ब्लड बहने लग जाता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए, उसको क्लॉट करने के लिए कौन सा ब्लड जरूरी है, विटामिन के। विटामिन के किस किस में होता है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटोज एंड एग योक में। देन विटामिन B1 जिसे हम थियामाइन भी बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है, नेसेसरी फॉर ग्रोथ, एसेंशियल ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। अब नेसेसरी फॉर ग्रोथ का मतलब है अच्छी ग्रोथ के लिए, देन एसेंशियल ड्यूरिंग लैक्टेशन का मतलब होता है एक तरीके से मिल्क, जब प्रेगनेंसी में मॉम अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पर, ठीक है, तो उस लेडी में, उस वुमेन में उसको क्या सबसे ज्यादा जरूरी होता है, विटामिन B1। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, मिल्क, सी फूड, सोयाबीन, होल सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग्स। फिर विटामिन B2 जिसे हम रिबोफ्लेविन भी बोलते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। इसका फंक्शन क्या है, इम्प्रूव्स ग्रोथ एंड जनरल हेल्थ, एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन। ये भी हमारी हेल्थ में हेल्प करते हैं, ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, रिप्रोडक्शन में बहुत जरूरी है, ठीक है, और लैक्टेशन एंड रेस्पिरेशन, लैक्टेशन में हेल्प करते हैं, मिल्क फीडिंग में एंड रेस्पिरेशन में यानी कि सांस लेने में। अब इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क, पीस, बीन्स, यीस्ट, मीट, एग्स, बनानास, चेरीज एंड रेजिन्स। रेजिन्स होती है किशमिश, ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं, ये आपको सब याद रखना, और ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं अभी, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या है और इनके सोर्सेज क्या है, ये कहाँ से हमें मिलते हैं, हमें कौन सा फूड खाना चाहिए अगर हमें ये पर्टिकुलर विटामिन हमें चाहिए तो। नाउ द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, अब ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले विटामिन B9,
हेल्प्स फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब जो आरबीसीज होते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन में अब जो हमारा ब्लड रेड कलर का दिखता है ना, जो लाल कलर का होता है, वो इन सेल्स की वजह से होता है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और इनकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। तो इसका फॉर्मेशन करने में, ठीक है, कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन B9, जिसे हम फॉलिक एसिड या फिर हम नियासिन भी बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या है? ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, स्प्राउटेड बीन्स में प्रेजेंट होते हैं। देन विटामिन B12, ठीक है, कोबालामिन, नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड। अब हमारा जो ब्लड है वो अच्छा रहे, हेल्दी रहे, तो इसकी फॉर्मेशन और इसकी बिल्कुल नेसेसरी, ठीक है, तो जरूरत मतलब जो जरूरी है, कौन से विटामिन बहुत ज्यादा जरूरी है? विटामिन B12, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ब्लड के लिए। अब ये किस किस सोर्सेज से हमें मिल सकता है? लीवर, मीट, एग्स एंड मिल्क। देन विटामिन C, इसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। अब हमारे टीथ अच्छे रहें, ठीक है, गम्स जो हमारे वो हेल्दी रहें, और ये हमारे को कोल्ड एंड इन्फेक्शन से भी बचाने में हेल्प करता है। विटामिन C इम्प्रूव्स एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट होते हैं हमारा भोजन खाना, ठीक है, इसको भी इम्प्रूव करता है हमारी डाइट को, एंड प्रिवेंट्स स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी का नाम होता है, ठीक है, उससे भी हमें बचा के रखता है। तो ये विटामिन C का फंक्शन है। अब ये विटामिन C हमें कहाँ से मिलता है? सिट्रस फ्रूट से। अब सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं खट्टे खट्टे फ्रूट्स। जितने भी जो भी फ्रूट्स खाने में मोस्टली खट्टे होते हैं ना, उन सबको हम सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, लाइक आंवला, लाइम, लेमन, ऑरेंज, गूसबेरी एंड गुआवास। तो इन सब में क्या होता है? विटामिन C प्रेजेंट होता है। तो विटामिन B9, विटामिन B12 एंड विटामिन C ये हमारे क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन। Now minerals. So minerals are also protective foods. Vitamin and minerals both are protective foods. So salts of certain metals, non-metals needed by our body for its normal functioning are collectively called minerals. अब हम minerals किसे बोल रहे हैं? सारे के सारे मेटल्स या नॉन मेटल्स, उनके जितने भी सॉल्ट्स हैं हमारी बॉडी को उनकी ज़रूरत है ताकि हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन करे, उन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? हम मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स हेल्प इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। मिनरल्स हेल्प करते हैं, ठीक है, इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छे से प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सकें उसके लिए। एंड मिनरल्स सच एज कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ये भी मिनरल्स हैं और बहुत टाइप के और मिनरल्स भी होते हैं, बट कॉपर, जिंक एंड मैग्नीशियम, ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इनकी ज्यादा जरूरत हमारी बॉडी को इतनी नहीं होती। So let's study this table. So these are minerals. So first one is iron. आयरन का सबसे पहले फंक्शन क्या है? ठीक है, आयरन का काम क्या है? सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेकर जाता है लंग से कहाँ तक? ब्लड सेल तक। जितने भी हमारी बॉडी में ब्लड सेल हैं तो ये लंग से ब्लड सेल तक ले जाने का काम करता है ऑक्सीजन का। तो इसकी फॉर्मेशन में, ठीक है, कौन सा मिनरल काम करता है? कौन से मिनरल का होना जरूरी है? आयरन का। अब आयरन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? एग से, ग्राउंडनट, जैगरी, जैगरी हम बोलते हैं उसे, गुड़ को, ठीक है, देन स्पिनच, मिलेट, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे आ जाएंगे मिलेट्स में। देन ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब से हमें आयरन मिलता है। देन नेक्स्ट इज आयोडीन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड थायरोक्सिन। अब एक प्रोटीन होता है जिसका नाम थायरोक्सिन है, विच कंट्रोल्स द फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी की फिजिकल, ठीक है, जो जैसे हम दिख रहे हैं, मेंटली एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो हमारी बॉडी में, ठीक है, आयोडीन ये मिनरल का होना जरूरी है। सो आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? फिश से, सी फूड से एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट से। वो नमक जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है, दैट इज आयोडाइज्ड सॉल्ट। देन नेक्स्ट इज कैल्शियम फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ, ठीक है, टीथ एंड बोन्स को हेल्प रखने में सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है। एंड हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, खून को, ब्लड को रोकने में भी कैल्शियम हेल्प करता है। अब कैल्शियम किस किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, बीन्स, होल ग्राम, सीरियल्स,
ragi, meat, fish and green leafy vegetables. Now next is phosphorus. हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये भी बोन्स एंड टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है अच्छे। और ये किस किस में प्रेजेंट होते हैं, मिल्क, बाजरा, रागी, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट। नाउ सोडियम एंड पोटेशियम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड्स इन प्रॉपर कंडीशन। अब हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको मेंटेन करके रखने में हेल्प क्या करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। और ये कहाँ से मिलते हैं हमें, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे घर में नमक यूज होता है, वेजिटेबल एंड मिल्क से। देन फ्लोरीन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम प्रिवेंट्स टूथ डीके, ठीक है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से चले और हमारे दांतों में कोई भी कीड़ा वीड़ा ना लगे, टूथ डीके ना हो, तो उससे बचाने के लिए फ्लोरीन मिनरल हेल्प करता है। और ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सिर्फ इन वाटर, पानी में प्रेजेंट होता है फ्लोरीन, तो दैट्स वाई, ठीक है, वी शुड ड्रिंक मोर वाटर। सो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा है कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स फूड में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोल रहे हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। अब वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स थे, पहला था कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सेकंड था फैट्स, फिर प्रोटीन्स आए थे, फिर विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से थे, एनर्जी गिविंग फूड्स, फैट्स भी क्या थे, एनर्जी गिविंग फूड्स। बट जो फैट्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी एनर्जी देते हैं, ठीक है, उन्हें हम एनर्जी बैंक भी बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर्ड हो जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट से हमने देखा था कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, शुगर एंड स्टार्च। जो स्टार्च होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, जबकि जो शुगर होते हैं वो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। फिर विटामिन से, विटामिन क्या होते हैं, सॉरी उसके बाद आए थे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किन लोगों को जरूरत होती है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रंस को, प्रेग्नेंट वुमेन को, और जितने भी लोग जो रिकवर कर रहे हैं बीमारी से, सिकनेस से, ठीक है, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रोटीन्स की नीड होती है। देन हमने विटामिन भी देखे, विटामिन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। देन फिर हमने मिनरल्स के बारे में पढ़ा। ये सारे तो थे हमारे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब उसके बिसाइड में अगर हम देखें ना, बगल में अब बिल्कुल एक वाटर और एक रफेज, इनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारी, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग में बॉडी की। तो हम देखेंगे सबसे पहले वाटर, वाटर का क्या काम है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है। सो वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। सबसे पहले तो वाटर जरूरी है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ एग्जिस्ट करे अर्थ पर, तो उसके लिए पानी चाहिए। अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी इज ड्यू टू वाटर। अगर हम मान लो हमारी बॉडी ये, ठीक है, इसका हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। ऐसे मान लो ये एक चीज है बॉडी, इसका अगर मैं 3 पार्ट में से डिवाइड कर दूं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, तो इन 3 में से ना, ये मान लो मेरी पूरी बॉडी थी, इस 3 में से ये 2 पार्ट्स पूरे पूरे, इतना तो हमारी बॉडी में वाटर होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स इतना तो वाटर है। दैट मीन्स 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी का जो वेट होता है, ठीक है, वो 2/3 तो क्या होता है, पानी की वजह से होता है। Then most of the fruits and vegetables also contain water. For example, grapes contain more than 50% of their weight as water. और बहुत सारे fruits and vegetables भी ऐसे होते हैं जिसमें पानी कंटेन होता है। अब ग्रेप्स का एग्जांपल ले लो, उसमें 50%, ठीक है, ऑफ देयर वेट इज वाटर, उसमें 50% से ज्यादा उसमें पानी होता है। सबसे ज्यादा पानी वाला और कौन सा फ्रूट है, वाटरमेलन ले लो, ठीक है, वाटरमेलन में कितना पानी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें पानी होता है। देन फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी आर, फंक्शन क्या है वाटर का, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स टू एंड फ्रॉम द सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन, अब हम बॉडी में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने का काम। तो इसमें जो फंक्शन है, बहुत बड़ा इसका फंक्शन है वाटर का, कि वो हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में। देन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में वाटर हेल्प करता है। देन एक्सक्रीशन ऑफ बॉडी वेस्ट, हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालने में भी वाटर हेल्प करता है। देन अ मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें वाटर
ऐड होके एक नया हमारे को क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, तो उसमें भी क्या होता है, वाटर की नीड होती है। देन ब्लड कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, हमें पता है हमारी ब्लड में भी बहुत काफी सारा उसमें पानी होता है। देन वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी कॉजेज डिहाइड्रेशन, जब अगर हमारी बॉडी में से पानी की कमी होने लग जाएगी तो इस टर्म को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर लॉस, हमारी बॉडी से पानी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। एंड ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर causing severe pain and cramps in the muscles। अब इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो ब्लड कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे को पेन होता है और क्रैम्प्स इन द मसल्स, मसल्स वगैरह में क्रैम्प्स यानी कि दर्द वगैरह होने शुरू हो जाते हैं। तो दैट्स वाई हमें क्या करना चाहिए, वाटर ज्यादा से ज्यादा हमें पानी पीना चाहिए। एटलीस्ट 2 लीटर पानी हमें एवरीडे कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप ग्लासेस लें तो एटलीस्ट हमारे को 6 to 7 ग्लासेस एक दिन में पीना ही पीना चाहिए। नाउ डाइटरी फाइबर्स और रफेज। The fibers indigestible material present in any food is termed as roughage। फाइब्रस इनडाइजेस्टिबल, सबसे पहले ये याद रखना है, ये इनडाइजेस्टिबल होते हैं, इन्हें हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, जिसे हम रफेज बोलते हैं। तो अब रफेज कैसे बोलोगे, रफेज इज अ फाइब्रस पार्ट विच इज इनडाइजेस्टिबल, ठीक है, फाइब्रस क्या है, रफेज क्या है, एक ऐसा पार्ट है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट इट, लेकिन हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट डज नॉट गिव अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करते, बट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन ऑफ फूड। इसका काम क्या होता है, ये हमारे फूड में, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। देन मेजर सोर्सेज ऑफ रफेज इन अ फूड आर सलाद, ठीक है, सैलेड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कॉर्न कॉब एंड स्किन ग्रेन्स एक्सेट्रा। तो मोस्टली आप ले लो, ठीक है, कॉर्न होते हैं, कॉर्न, भुट्टे के दाने, वेजिटेबल्स ले लो, जितने भी सैलेड, फ्रूट्स, ये मोस्टली क्या होती है, रफेजेस होती हैं हमारे फूड में। अब रफेज के फंक्शन क्या होते हैं, हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन द बॉडी, बॉडी में, ठीक है, वाटर को क्या करते हैं, रिटेन करने में हेल्प करते हैं, वापस से एक तरीके से उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एड बल्क टू द फूड एंड गिव अ सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील, एड बल्क टू द फूड एंड गिव अ सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील। अभी क्या करते हैं, हमारे फूड में जब हम इन्हें बल्क में ऐड कर लेते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, गिव अ सेंस ऑफ फीलिंग आफ्टर द मील। तो हमारे को इस तरीके से खाना खाने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है, कि अब बस मतलब एक तरीके से बहुत खा लिया, तो एक तरीके से ये हमें हंग्री भी हम इससे नहीं रह पाते, हमें ऐसे लगता है हाँ भाई अब हमारी भूख मिट गई। देन प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, अब कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी होती है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने में भी रफेज बहुत हेल्प करता है। एंड हेल्प इन द रेगुलर बोवल मूवमेंट, ठीक है, हम अच्छे से, हमारी मूवमेंट अच्छे से चले, इसमें भी डाइटरी फाइबर्स हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो, इसमें भी रफेज हमारी हेल्प करते हैं। नाउ बैलेंस डाइट, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, बैलेंस डाइट, ऐसी डाइट जिसे हमें क्या करके रखना है, बैलेंस्ड होनी चाहिए वो डाइट, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बैलेंस्ड होने चाहिए। दैट मीन्स कोई कम कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे 20-20% होने चाहिए, 20-20 सेम क्वांटिटी में लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अब पर्सन को किसकी नीड कितनी है उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल लो, ग्रोइंग चिल्ड्रंस को सबसे ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, तो उनकी डाइट में प्रोटीन्स अच्छा होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने भी लेबरर्स होते हैं, जितने भी फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं जो, ठीक है, मेहनत वाला काम जो बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनको एनर्जी गिविंग फूड्स चाहिए, तो उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, द फूड वी ईट मस्ट ईट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। इट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एनर्जी, हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। देन इट शुड रिपेयर द डैमेज सेल एंड टिश्यूज इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। देन इट शुड मेक न्यू सब्सटेंसेस एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अभी कुछ ऐसे न्यू सब्सटेंसेस भी क्रिएट करते हैं जो हमारी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फिर वो जरूरी हैं।
अब देखो, a meal containing some or all the components of food taken by humans to meet the body requirements is termed as diet. एक ऐसा मील जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है फूड के। अभी हमने जितना देखा था, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट भी, ठीक है, प्रोटीन्स भी, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल आर प्रेजेंट बाय ह्यूमंस टू मीट द बॉडी रिक्वायरमेंट, कि हमारी बॉडी को जिन जिन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, वो सारी उसमें कंप्लीट हो सके। तो हम इसको क्या बोलेंगे? डाइट। So the diet which contains all the essential nutrients in the right proportion, अब ये याद रखना अच्छे से, it's called a balanced diet. So एक ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक राइट प्रोपोर्शन में एडेड है, ठीक है, तो ऐसी डाइट को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। अब देखो, द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन जेंडर, एज ग्रुप, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। अब जो बैलेंस डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, उसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए, ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? जेंडर पे, एक तो कि वो मेल है या फीमेल है, फिर एज ग्रुप में कि एज छोटी है, बड़ी है, ठीक है, देन हेल्थ कैसी है उस पर्सन की, वो वीक है या फिर वो हेल्दी पर्सन है, और फिर लास्ट में उसका ऑक्यूपेशन क्या है, दैट मीन्स वो काम क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैलेंस डाइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओबिस पर्सन नॉट डूइंग मच फिजिकल एक्टिविटी। आप एक ले लो कि कोई एक पर्सन है जो बहुत ओबिस है, यानी कि बहुत मोटा इंसान है, ठीक है, और वो कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, मोटा बहुत है लेकिन कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता, ठीक है, और मेंटल वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम अ थिन। तो जो इसकी बैलेंस डाइट है ना, वो एक अलग होगी। और मान लो एक पर्सन और ले लेते हैं जो बहुत ही एक पतला इंसान है एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनत करता है, ठीक है, तो अगर हम इन दोनों पर्सन को देखें ना, एक मोटा इंसान है जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, एक पतला सा है जो बहुत हार्ड वर्क करता है, दैट मीन्स इनकी जो बैलेंस डाइट है, ठीक है, वो डिफरेंट है। अ टिपिकल बैलेंस डाइट शुड कंटेन, अब जो टिपिकल जो बैलेंस डाइट है ना, जो एक हर पर्सन की मोस्टली होनी चाहिए, उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 15% फैट्स होने चाहिए, 25% प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, विटामिन, सफेज एंड सफिशिएंट वाटर, ये सब हमारी एक डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। तब हम उस डाइट को क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे, ठीक है। It is not necessary that only expensive and non-vegetarian diet provides all the essential nutrients. अभी ज़रूरी नहीं है कि महंगी या फिर जो भी नॉन वेजिटेरियन डाइट है, जैसे कि मीट, फिश वगैरह, यही सिर्फ हमारे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी कैन ऑल्सो बी फुलफिल्ड बाय लो कॉस्ट फूड। तो जो सस्ते फूड होते हैं ना आइटम्स, वो भी हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड सीजनल प्लांट प्रोडक्ट्स जितने होते हैं, स्प्राउटेड सीड्स ले लो, ठीक है, जितने भी दाल मूठ जितनी होती है, पल्सेस, ग्राउंड नट्स ले लो, फर्मेंटेड फूड्स, इडली, ढोकला, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स ले लो, मिस्सी रोटी, थेपला, ठीक है, सीरियल्स, अनाज ले लो, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सत्तू, ठीक है, गुड़ ले लो जिसे हम जैगरी बोलते हैं, और रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि महंगे या फिर नॉन वेजिटेरियन खा के हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, हम ये सब भी खाकर न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं। सो नाउ देयर इज अ फास्ट फैक्ट। अब हम एक फैक्ट देखते हैं क्या है। द ह्यूमन बॉडी इज मोर देन 60% वाटर। हमारी बॉडी में 60% से ज़्यादा क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। देन ब्लड इज 92% वाटर। हमारा ब्लड जितना भी है बॉडी में टोटल, ठीक है, उसमें से 92% तो वाटर होता है ब्लड में से। एंड द ब्रेन एंड मसल्स आर 75% वाटर। अब क्या बोल रहे हैं, अगर हम ब्रेन और सिर्फ मसल्स को काउंट करें तो उसमें से 75% क्या होता है? वाटर होता है। एंड बोन्स आर अबाउट 22% वाटर। अगर हम खाली अब बोन्स की बात करें तो बोन्स का 22% वाटर होता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि कितना वाटर हमारी बॉडी में किस जगह पर कितना प्रेजेंट है। नाउ देयर इज एन असाइनमेंट। सो अब आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। ये असाइनमेंट आप करोगे अपनी क्लास वर्क नोटबुक में, ठीक है, जिसमें आपने पहले भी चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर किए हैं। और अब प्रैक्टिकल फाइल में आप क्या करोगे, आपने एक प्रैक्टिकल तो चैप्टर 1 से किया हुआ है। अब आप उसमें जो अभी हमने इस चैप्टर में 4 एक्टिविटीज करी हैं। फर्स्ट की हमने स्टार्च की, फिर शुगर की,
देन फैट्स की और फिर उसके बाद प्रोटीन्स की। तो आप ये चारों एक्टिविटी उसमें आगे कंटिन्यू करोगे। सो आपकी टोटल अब एक्टिविटीज 5 हो गई हैं प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। और ये आप क्वेश्चन किस में करोगे, अपनी नोटबुक में करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।